नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आप सभी जानते हैं कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। अब तक 8 सीरीज़ हम कर चुके हैं, ये 9वीं सीरीज़ है और 9वीं सीरीज़ में भी हम पिछली 8 सीरीज़ की तरह ही 100 से अधिक प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। अब तक 8 सीरीज़ जो हमने करी हैं, उसमें 1000 से ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चंस को व्याख्या सहित हमने देखा है, समझा है और मैं निश्चित रूप से आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस सीरीज को कर रहे हैं, पहली वीडियो से मैंने जो बताया है, पहली वीडियो से मैंने स्टार्ट करा था, वहां से अगर आप इसको देख रहे हैं और लगातार देखते चले आ रहे हैं, प्री में आप बहुत सारे लोगों से आगे होंगे। इसके अलावा मैं रिवीजन सीरीज भी चला रहा हूं, पॉलिटी की रिवीजन सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी मैंने खत्म कर दी है, इकोनॉमिक्स की जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। उन सभी चीजों के साथ भी मैं आपको कहूंगा ये आपको स्किप नहीं करना है। वो चीज़ें जो मैं वहाँ पे करा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको देखनी ही देखनी है, लेकिन उसके साथ-साथ में इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। दोनों चीज़ों को मिला करके देख लेते हैं, तो प्री में आपको डायरेक्टली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये चीज़ आप तभी फील करेंगे जिस दिन आप पेपर दे रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज 9वीं सीरीज़ है। 9वीं सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख की साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पर खोदी गई थी? एक अभिलेखी साक्ष्य है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन में आपको मिलेगा। ऐसा कौन सा अभिलेखी साक्ष्य है जो यह बताता है कि नंद वंश के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? कहाँ पे खोदी गई थी? वो कलिंग में खोदी गई थी और इससे जुड़ी हुई जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये किस अभिलेख की बात कर रहा है? ये खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख की बात कर रहा है। इसमें बताया गया है कि नंद वंश के शासक महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में एक नहर खुदवाई गई थी। यानी एक तरह से आपसे दूसरी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो कि नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है, तो वो भी हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल का। इसमें यह भी बताया गया है कि महापद्मनंद कलिंग से जिनसे इनकी मूर्ति को उठा ले गया था। इसके अलावा ये जो है कहाँ पर इसकी अवस्थिति है, कहाँ पर ये पाया गया है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी नाम की एक पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि हाथी गुम्फा शिलालेख नाम से प्रसिद्ध है। इसको किसने उत्कीर्ण कराया था? इसको कलिंग राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था और इसकी भाषा क्या है? प्राकृत। एक चीज़ आप अगर थोड़ा-सा गौर करेंगे तो आप ये पाएँगे कि आप में से बहुत सारे हमारे मित्रों के कमेंट ये आ रहे थे, सर एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करें? मैं आपको बता रहा हूँ कैसे भी कंप्लीट मत करिए। अगर आपने ध्यान से ये सीरीज़ देखी होगी तो आपको ये पता चल चुका होगा कि जो पहला चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का, वहाँ से लेकर के पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री मैंने इसी में कवर कर दी है। मॉडर्न हिस्ट्री भी इसमें मैंने पूरी की पूरी कवर करी है और आपकी जो मेडाइवल हिस्ट्री उससे भी जुड़ी हुई लगभग मतलब सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हो रही हैं। प्री में आपको डेफिनेटली इसका जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐसा व्यक्ति था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो वो था देवदत्त। ठीक है, देवदत्त बुद्ध का ही चचेरा भाई था। अब इसमें जो अन्य ऑप्शंस दे रखे हैं, महाकश्यप, उपाली, आनंद, ऑप्शंस भी मैं यहाँ से आपका कोई भी छोड़ नहीं रहा हूँ। ऑप्शंस में भी प्रीवियस ईयर में जितने ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस की भी इंफॉर्मेशन आपको साथ ही साथ मिलती चली जा रही है और जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है तो आप ये मान करके चले, मैं पहले ही इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। पिछली सीरीज आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आनंद के बारे में, उपाली के बारे में, महाकश्यप के बारे में सारा का सारा जो भी डाटा है वो आपको दे दिया है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया तरीके से इसको देखते चलिए, पढ़ते चलिए। उपनिषद काल के राजा अश्वपति ये कहाँ से संबंध रखते थे? ये कैकेय से संबंध रखते थे। अगला है आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है, वाद विवाद है, वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसकी जानकारी मिलती है कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में। और जितने भी उपनिषदों के आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं, चाहे बृहदारण्यक है, छांदोग्य उपनिषद है, केन उपनिषद है, इसके अलावा एक और उपनिषद है मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते के बारे में पता चलता है। तो अगर आपने सबसे पहली सीरीज जो मैंने हैंड रिटन फॉर्म में आपको दी थी, अब तो मैं टाइप करके देने लगा हूं आपको, पहले मैं हैंड रिटन फॉर्म में देता था, तो सबसे पहली सीरीज जो हैंड रिटन फॉर्म में है, आपको पूरी जानकारी वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी वहां पे मिल जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं डाली है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ पे निर्धारित होना चाहिए? वैदिक काल में नदी थी कुंभा। वर्तमान स्थिति के अनुसार देखें तो ये कहाँ पे होनी चाहिए? अफगानिस्तान में होनी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य नदियाँ थीं वैदिक काल की, उनको भी देखें। जैसे एक नदी थी वैदिक काल की परुष्णी, वर्तमान समय में इसे रावी के नाम से जाना जाता है, ये पंजाब और पाकिस्तान में थी। सदानीरा, जिसको वर्तमान समय में हम गंडक के नाम से जानते हैं, ये बिहार में है। और शतुद्री, जिसे वर्तमान समय में सतलज कहा जाता है, ये पंजाब में है। ग्रंथ है अनवारे सुहेली, ये किस ग्रंथ का अनुवाद है?
तो आपने देखा होगा पंचतंत्र नाम का जो ग्रंथ है विष्णु शर्मा का, पंचतंत्र की जो है फारसी में जो कह सकते हैं ट्रांसलेशन कराया था अबुल फजल के द्वारा कराया गया था। किस नाम से कराया गया था? अनवर सुहेली के नाम से कराया गया था। इसके अलावा बदायूनी के द्वारा महाभारत का अनुवाद कराया गया, और महाभारत को किस नाम से अनुवाद कराया गया? रज्मनामा के नाम से। फैजी ने लीलावती ग्रंथ का जो है फारसी अनुवाद कराया था, और सूरसागर जो है वो सूरदास के द्वारा भक्ति काल में इसकी रचना की गई थी। मैंने ऑप्शंस भी यहाँ से सारे आपके कवर कर दिए। तीर्थ यात्रा के समय में सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, जो नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया, मतलब रूट आपको फाइंड करना है। इतने सारे जो यहाँ पे नाम दे रखे हैं, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, इनमें से अशोक जो है वो कहाँ कहाँ से जो है स्टार्ट हुए थे और कहाँ तक गए थे, तो इन स्थानों का जो क्रम है वो आपको देखना है। ठीक है, तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही है, 1 3 4 5 6। यहाँ से आप देखेंगे 1 3 4 5 6 इसका एक ऑर्डर है। पहले नंबर पे आपका गया आता है, तो सबसे पहले अशोक गया, गया से फिर उन्होंने दूसरा स्थान जो पकड़ा था वो कुशीनगर था, कुशीनगर के बाद में ये लुम्बिनी गए, लुम्बिनी के बाद में ये सारनाथ गए। ठीक है, सारनाथ के बाद में ये जो है श्रावस्ती जाते हैं, कपिल वस्तु जो है ये नहीं गए थे, 1 3 4 5 6। ठीक है, गया सबसे पहले, उसके बाद में कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती, इस तरीके से जो है इनका रूट था जब ये तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। इसके बाद में एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, आप देख चुके होंगे, 9वीं सीरीज हम कर रहे हैं, कितनी बार रिपीट हुआ है। राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया गया था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा बार किस नदी का वर्णन करा गया है? तो ये सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। अब यहाँ से इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। वैदिक साहित्य में कुल 31 नदियों के बारे में बताया गया है, जिनमें से 25 का उल्लेख अकेले कहाँ मिलता है? आपको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसको नदी सूक्त के नाम से जाना जाता है, इसमें 21 नदियों के बारे में उल्लेख करा गया है, जिसमें सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जिसका सबसे ज्यादा बार नाम देखने को मिलता है। सरस्वती नदी को वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी माना जाता था, और गंगा नदी का उल्लेख उस टाइम पे वैदिक साहित्य में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। इसके बाद में आगे, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ये ब्राह्मी से उत्पन्न है। देवनागरी का प्राचीन रूप हम ब्राह्मी जो है मान सकते हैं। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो रामानुज के जो अनुयायी थे वो वैष्णव थे, वैष्णव इनको कहा जाता था। रामानुजाचार्य के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था और 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने विशिष्टाद्वैत वेदांत जो सिद्धांत था इसका प्रवर्तन किया, इसके ये जो है पिता माने जाते हैं। ये एक ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा इफेक्ट रहा था, और वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए जो इनके शिष्य थे। फिर जिनके शिष्य कबीर थे, रैदास थे, सूरदास थे। ठीक है, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद के शिष्य थे कबीर, रैदास और सूरदास, ये सारे जो है रामानंद जी के शिष्य थे। और रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के शिष्य थे। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो केरल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी स्थल हैं इसके, उन सभी से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं, तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं देखना है कि सिंधु सभ्यता के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। पूरा का पूरा सिंधु सभ्यता कवर है इसी सीरीज में। निम्न में से किसने खंबात की खाड़ी में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करी थी? तो जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, गुजरात के चालुक्य वंश के राजपूत शासक थे जयसिंह सिद्धराज। उन्होंने खंबात की तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। सिद्धराज के पिता का नाम कर्ण था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया था जिसमें 7 पूर्वजों की गजारोही मतलब गज मतलब हाथी, और हाथी पर आरोहित जो है व्यक्तियों की मूर्तियों को उन्होंने स्थापित करवाया था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। और ऑप्शंस में जो नाम दे रखे हैं उनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। चामुंड राय श्रवणबेलगोला के गंग वंश के शासक, राजमल्ल के शासनकाल में उसका मंत्री था चामुंड राय। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने ही करवाया था लगभग 989 ईस्वी में। अगला ऑप्शन था महीपाल प्रथम। महीपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। महीपाल 9वें राजा थे इस वंश के, और उनका शासन लगभग 50 वर्षों तक चला। वह विग्रहपाल द्वितीय के पुत्र थे और उसके बाद में सिंहासन पर बैठे थे।
कुमारपाल की बात करें तो ये चालुक्य, जो सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके गुजराती शासक थे। इनका जन्म चालुक्य वंश में भीम प्रथम के पुत्र के रूप में हुआ था। मतलब कुमारपाल के पिता का नाम क्या था? भीम प्रथम। निम्नांकित में से किसको एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो एक नया संवत चलाने का जो श्रेय जाता है वो लक्ष्मण सेन को जाता है। लक्ष्मण सेन के बारे में जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। लक्ष्मण सेन, इनका कार्यकाल माना जाता है 1178 से लेकर के 1206 ईस्वी तक। बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक थे लक्ष्मण सेन, और ये जो है बल्लाल सेन के बाद में गद्दी पर बैठे थे। लक्ष्मण सेन ने सेन साम्राज्य का विस्तार असम, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, प्रयागराज और वाराणसी तक बढ़ाया। इनका शासनकाल लगभग चला 28 वर्षों तक। इन्होंने सफलतापूर्वक बंगाल में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण का प्रतिरोध किया, और इनके पिता का एक अधूरा ग्रंथ था अद्भुत सागर, उनको पूरा करने का काम भी लक्ष्मण सेन ने किया। इन्होंने कुछ शाही उपाधियां धारण की थीं, जैसे परम वैष्णव, परम नरसिंह, अरिराज माधव शंकर। उनकी शाही दरबार में महान कवि जयदेव, ठीक है, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने करी थी, जयदेव ने प्रसिद्ध वैष्णव पदावली गीत गोविंद की रचना की। उनकी शाही दरबार में धोई और श्रीधर दास भी मौजूद थे। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो जयदेव थे, गीत गोविंद के रचनाकारी, किसके दरबार में रहते थे? तो आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और लक्ष्मण सेन को बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है। ये जानकारी भी आपको यहाँ से याद रखनी है। अब देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन दी और ये क्वेश्चन जो है फिर दोबारा से इसी सेट में आया था। हालांकि ये दोबारा नहीं आया है, दोबारा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है, उसके बारे में मैंने एक्स्ट्रा जानकारी, इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया, ऑप्शंस के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ से दी, और तुरंत ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गीत गोविंद वाला मिल गया। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहे हैं। आप ऑप्शंस को नेगलेक्ट ना करें। भाई क्वेश्चंस बनेंगे कहाँ थे, कहाँ से बनेंगे क्वेश्चन? बताओ, आयोग क्वेश्चंस लेकर कहाँ से आएगा? यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, इन्हीं क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस पेश करेगा, या जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इसी तरीके से क्वेश्चंस आगे बनते रहेंगे। तो आपको ये चीज़ जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। निम्न में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। लगभग 770 ईस्वी में धर्मपाल जो थे गोपाल के बाद में शासक बने। उन्होंने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज सहित इस अवधि की सबसे बड़ी बड़ी और जो कह सकते हैं ना, एक भारी भरकम उपाधियां जो है उन्होंने धारण करी थी। एक अभिलेख है जिसका नाम है नारायण पाल। नारायण पाल अभिलेख में उसे उचित कर लगाने वाला, अर्थात सबके साथ समान व्यवहार करने वाला, या समकर के नाम से जाना गया है। उसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र को संरक्षण दिया था। इसके अलावा धर्मपाल ने बोध गया में चतुर्भुज महादेव मंदिर की स्थापना भी की थी। धर्मपाल के शासनकाल में प्रसिद्ध यात्री सुलेमान आया था, जिसने धर्मपाल को रुद्रमा के नाम से पुकारा था। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय भी धर्मपाल को जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। धर्मपाल ने इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए 200 गांवों को दान में भी दिया था। 11वीं शताब्दी के कवि थे शोड्ढल, जो कि गुजराती थे। उन्होंने उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिन कहा है। ये प्रश्न भी सर पूछा गया है, ठीक है, आयोग के द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है, उत्तरापथ स्वामिन किसको कहा जाता है? धर्मपाल को कहा जाता है। निम्न में से किस स्रोत में अशोक के राज्य में तृतीय संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के राज्य में तीसरी संगीति हुई थी, उसकी जानकारी दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथों से मिलती है। इससे जुड़ी हुई जानकारी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, यानी वर्तमान जो पटना है, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अध्यक्षता करी थी इस संगीति की मोगलीपुत्तिस ने, और इसी संगीति में जो 3 पिटक है ना बौद्ध धर्म के, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इनमें से तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक, इसका जो है रचना जो है इसी संगीति में की गई थी। तीसरा पिटक जो है इसी बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था। दिव्यावदान जो ऑप्शन में आया है, दिव्यावदान क्या है? ये बौद्ध कथाओं का संग्रह है। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश का अंतिम शासक बतलाया गया है। इसमें महायान और हीनयान दोनों के अंश पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना था? तो गाजी मलिक। अब गाजी मलिक का नाम आपने सुना हो चाहे ना सुना हो, इसका नाम जो है कई अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। इसे ही गाजी मलिक या तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। 8 सितंबर 1320 को ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसे भारत में तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। गयासुद्दीन ने मध्यवर्ती जमींदारों, विशेष रूप से मुकद्दम, खूतों, इनको उनके पुराने अधिकार लौटा दिए थे, जिससे उनको वही स्थिति प्राप्त हो गई थी जो इससे पहले जो शासक था पूर्ववर्ती बलबन, उसके समय में थी। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मेमियान अथवा मध्यपंथी नीति के नाम से पुकारा। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने एक बार धमकी दी थी, तो औलिया ने उत्तर दिया था कि हनूज दिल्ली दूरस्त। ये स्टेटमेंट जो है पूछा भी जाता है कि ये किसने कहा था, हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, किससे? गयासुद्दीन तुगलक से। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। बर्नी ने डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। बर्नी की जो रचनाएं हैं उसमें डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। मलिक काफूर के अन्य नाम, मलिक काफूर ऑप्शन में था तो मैंने यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दी है। मलिक काफूर को अन्य नाम अगर जैसे उसका अगर पूछा जाए कि मलिक काफूर का अदर नाम क्या था, तो इसका नाम था ताज उल दिन इजुद्दौला, मलिक नायाब, हजार दिनारी, अल अल्फी। ये सारे जो नाम हैं ये मलिक काफूर के नाम हैं। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का दास जनरल नुसरत खान ने मलिक काफूर को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पेश किया था। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर किसने दिया था? नुसरत खान। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? जनरल था। हिजबरुद्दीन, जिसे जफर खान की उपाधि से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ये ऑप्शंस में जो जितनी चीज़ें दे रखी है उनके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए या मारने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को भेजा गया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? अद्वैतवाद पर आधारित है। निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय मतलब सांप्रदायिक पंचाट इसको कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड भी इसको कहा जाता है। तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों तथा दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल के विषय में कोई सहमति नहीं बन पाई। इसी वजह से 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, इसकी घोषणा की थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया, जिनके सदस्यों का चुनाव जो था वो अलग अलग निर्वाचन मंडलों के द्वारा किया जाना था। इस अधिनियम के द्वारा दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मान करके हिंदुओं से अलग करने की कोशिश जो है इस सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा की गई थी। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास को जो है बंदी बनाया गया था। अब यहाँ से इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंदर इन पर मुकदमा चलाया गया था। बाद में HSRA संगठन के 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत जो है मुकदमा चलाया गया। इनमें से जो 2 लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। और लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत जो जतिन दास गिरफ्तार किए गए थे, इन्होंने क्या किया था? राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने हड़ताल कर दी थी, भूख हड़ताल। लगभग 64 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल करी थी और सितंबर 1929 में इसकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में कौन कौन सम्मिलित थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये जो है महात्मा गांधी के साथ में चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया था। अब चंपारण सत्याग्रह जो है उसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। वस्त्र आयात में वृद्धि के कारण नील की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बागान मालिकों ने शोषणकारी 3 काठिया प्रणाली लागू की थी, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जो किराए की भूमि थी उसके सर्वाधिक अच्छे हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था।
इसी के विरोध के फलस्वरूप जो है वो चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलता है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने चंपारण के किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, राजकुमार शुक्ल, उनसे मुलाकात की, जिन्होंने उनसे चंपारण आने और वहाँ पर नील करने वाले, जो नील की खेती करने वाली जो रैयतें थी, किसान थे, उनके कष्टों को स्वयं देखने का अनुरोध किया महात्मा गांधी से। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद जैसे जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने एक समूह बनाया, दल बनाया और उनकी जो जर्नी थी, यात्रा थी, उसका एकमात्र उद्देश्य था नील रैयतों की खराब स्थिति को समझना, उसका अध्ययन करना। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही था और इसी आंदोलन के दौरान उन्हें पहली बार बापू और महात्मा, ठीक है, महात्मा किसके द्वारा कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये नाम जो है इसी आंदोलन या सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को मिले थे। शोषणकारी तीन कठिया व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय भी गांधी जी को ही जाता है। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास जी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अपनी जो वकालतें थीं वो छोड़ दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए वर्ष 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। भारत सेवक समाज के नाम से इसको जाना जाता है। वह महादेव गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े थे। इसके अलावा 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद की भी शुरुआत की। एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था धर्मात्मा गोखले। ये किससे जुड़ी हुई थी? GK गोखले से। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जो है, इनको पहला महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करी जाती तो सरोजनी नायडू थी। इन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा 1933 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेनगुप्ता ने करी थी। मिलान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हिंदू जो समाचार पत्र है ये किससे जुड़ा हुआ है? जी सुब्रमण्यम अय्यर से। सुधारक किसका है? ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी का है और बंगाली ये जो है SN बनर्जी का है। भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आ गया सामने, जतिन दास की। ब्रिटेन ने 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया। कारण? ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था। तो आपको बताना है कथन कारण में से कौन सा सही है, क्या कौन इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। तो अगर बात करें 1947 में जो है ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद कर दिया था, कथन तो सही है लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। मतलब ब्रिटेन ने भारत को इसलिए आज़ाद नहीं किया ताकि वो द्वितीय विश्व युद्ध में कमज़ोर हो गया था। तो कारण जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन सही है। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किससे जुड़ा हुआ? भारों से जुड़ा हुआ था। पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत टीपू ने करी थी। पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय है जो कि किन किन जनजातियों से बना है? हाजोंग और गारो जनजातियों से मिलकर के बना है। यह संप्रदाय उत्तरी बंगाल में करम शाह के द्वारा चलाया गया था। 1825 ईस्वी में करम शाह का उत्तराधिकारी जिसका नाम था टीपू मीर भी इसको कहा जाता है। टीपू ने जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह किया। ये जो विद्रोह था इस क्षेत्र में 1840 से 1850 तक जो है अलग अलग समय पर देखने को मिलता है, चलता रहा था। निम्न में से कौन फरेजी विद्रोह का नेता था? तो दादू मियाँ जो थे ये फरेजी विद्रोह के नेता थे। फरेजी विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1838 ईस्वी में बंगाल के फरीदपुर का ये जो संप्रदाय था फरेजी, शरीयतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित था। ये जो संप्रदाय फरेजी के नाम से जो संप्रदाय आपको माना जा रहा है, देखा जा रहा है, ये बंगाल के फरीदपुर का संप्रदाय था और ये जो किसके विचारों से प्रभावित था? शरीयतुल्लाह के विचारों से प्रभावित था। मोहम्मद मोहसिन जिसको दादू मीर भी कहा जाता है, इसने जमींदारों की जबरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया, इकट्ठा किया। यह अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध एक किसान आंदोलन था। दादू मीर ने नारा दिया था समस्त भूमि का मालिक खुदा है।
मैं थोड़ा जल्दी इसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, पढ़ तो आपने रखे ही हैं, केवल आपको सुनना है। यह विद्रोह 1838 से लेकर के 1857 तक चलता रहा था। कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। वरजी आंदोलन के जो समर्थक थे वो आगे चल करके कौन से आंदोलन में सम्मिलित हुए? वहाबी आंदोलन में। निम्न में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह हुआ था कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। 1844 में महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह को अंजाम दिया था। नेतृत्व किसने किया था? कृष्णदाजी पंडित ने। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? ये उज्जैन में स्थित है। निम्न में से किस मंदिर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो ये है बृहदेश्वर मंदिर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ये तंजौर में है। निर्माण किसने कराया था इसका? चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। द्रविड़ शैली में यह मंदिर बना हुआ है और द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम जो है उदाहरण माना जा सकता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण 617 से 657 एडी में लगभग 54 मीटर की ऊंचाई के साथ किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर 7वीं शताब्दी में मुख्य रूप से शासक ययाति केसरी द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने अपनी राजधानी जयपुर से भुवनेश्वर तक बनाई थी। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। ये मूलतः शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण काल 910 ईस्वी आसपास माना जाता है। राजा धंगदेव जो कि चंदेल शासक थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। वीरभद्र मंदिर की बात करें, या इसको लेपाक्षी मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1530 में दो भाई जिनका नाम था विरूपन्ना नायक और वीरन्ना, इन दोनों के द्वारा इस वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया था। इन्होंने दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा अच्युत राय के शासनकाल के दौरान उच्च पदों पर कार्य किया था। निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो ये वीणा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करे गए हैं? ये कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो 1, 2, 3, 4 ये सभी जो आर्टिकल हैं, चाहे 32 हो, 226 हो, 27, 245, ये सभी जो है अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं, मतलब इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अब इन अनुच्छेदों में है क्या? 32 और 226 आपको पता ही है। 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है और 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो रिटें जारी करते हैं। अब 227 देख लेते हैं। 227 में क्या है? 227 के अनुसार उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का अधिकार है। मतलब जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपने मतलब कह सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, अपने नीचे के जितने भी कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट्स जो हैं, उनका अधीक्षण कर सकते हैं। साथ ही उच्च न्यायालयों द्वारा संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करना जो है इनका कार्य है, जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। संविधान के अनुच्छेद 245 में क्या है? इसमें कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगी, विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का जो विधानमंडल है उस संपूर्ण राज्य या किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। ठीक है, तो मतलब संसद की किसी भी राज्य के लिए, पूरे राज्य के लिए या किसी विधानमंडल के लिए जो है कानून बनाने की शक्ति जो है आर्टिकल 245 में है। कथन है भारत संघ नहीं है और कारण दे रखा है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति जो है संघ को प्राप्त है। तो देखिए पहला तो स्पष्ट रूप से गलत हो जाता है, ये कह रहा है कि भारत संघ नहीं है और भारत है यूनियन ऑफ स्टेट्स। और दूसरा है कि जो किसी भी राज्य का क्षेत्र जो होता है, सीमा होती है, नाम होता है, उसकी सहमति के बिना भी संसद जो है वो उसको परिवर्तित कर सकती है। तो ये दूसरा जो है ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, किंतु आर सही है और ए गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो ये सारे अनुच्छेद, चाहे 19(1) हो, 301 हो और 301 से लेकर के 307 तक जितने भी आर्टिकल हैं, इन सभी के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता को नियमित किया गया है। इन सभी अनुच्छेदों में क्या है? 301 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 302 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। 304 में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। 305 में विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 306 को निरसित कर दिया गया है। 307 अनुच्छेद 301 से लेकर के 304 के जितने भी प्रयोजन हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान आर्टिकल 307 करता है।
निम्न में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करते हुए सक्षम किया था? तो वो है ये तीनों जो चीज़ें हैं, चाहे आप संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को देखें, चाहे आप आर्टिकल 14 के साथ में मिलाकर के आप पहले वाले को पढ़ें, आर्टिकल 16 के साथ मिलाकर के पहले वाले को पढ़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं यह निर्धारित करती हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो एक मौलिक अधिकार की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो यहाँ से समझे कि आपके प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द यूज किया गया है वो शब्द आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 ये तीनों चीज़ें मिलाकर के समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करती हैं। मैचिंग से रिलेटेड चौथी अनुसूची राज्यसभा से रिलेटेड है। छठवीं अनुसूची में जनजातीय उपबंध हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाता है किस कंडीशन में? यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखने की कोशिश करता है। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के संबंध में। निम्न युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये राज्यों के नाम दे रखे हैं और राज्यसभा में इसमें से कौन सा एक सब पेयर है जिसकी सीटें जो है वो बराबर हैं? तो गुजरात और आंध्र प्रदेश की जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो इक्वल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा की 11 हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा 48, राज्यसभा 19। तमिलनाडु में लोकसभा 39, राज्यसभा 18। गुजरात में लोकसभा की 26, राज्यसभा की 11 और राजस्थान में लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11। तो यहाँ से आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हैं और गुजरात में भी राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। तो ये दोनों जो है राज्य ऐसे हैं जो राज्यसभा में इक्वल प्रतिनिधित्व रखते हैं। कथन और कारण। कथन है तड़ित चालक जो होते हैं इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण क्या है? ये आवेश पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तड़ित चालक होता क्या है? तड़ित चालक एक धातु की छड़ होती है जिसके द्वारा अत्यधिक विद्युत आवेशन होता है। इसको ऊंची इमारतों की आकाशीय विद्युत तार को जोड़ करके तार को भूमि में नीचे गाड़ दिया जाता है। आकस्मिक विद्युत से जो भी आवेश प्राप्त होता है उसको पृथ्वी तक उस तार के द्वारा ले जाया जाता है और जो ऊपर की चीज़ें होती हैं वो सुरक्षित बनी रहती हैं पृथ्वी पर, क्योंकि जो विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है जिससे इमारतें जो है वो नष्ट होने से बच जाती हैं। ऐसे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो इसमें से बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहत ज्वार कब आता है? बृहत ज्वार जब आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में हो जाते हैं। जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनकी सम्मिलित आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप बृहत ज्वार आता है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है और ऐसा पूर्णमासी और अमावस्या के दिन होता है। इसके विपरीत जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत कार्य करता है जिससे ज्वार जो आता है वो निम्न प्रकार का आता है, निम्न ज्वार आता है। 1998 की लियोनिड उल्कावृष्टि क्या थी? तो लियोनिड उल्कावृष्टि जो थी वो उस टाइम पर, ये ओल्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये पुराना प्रश्न है तो थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है, यह परिघटना जो 33 वर्षों बाद फिर घटी थी। जिस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था 1999 में, उस टाइम पर उससे 33 वर्ष पहले और ऐसी घटना हुई थी, तो इस वजह से इसमें ये दूसरा वाला स्टेटमेंट डाला गया है। एक परिघटना जिसे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा है, तीसरा भी सही है, और एक टूटते तारों की परिघटना चौथा भी सही है। तो 2, 3, 4 जो है इसके स्टेटमेंट सही है। इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ देखते हैं। उल्का जो होती है अंतरिक्ष में तेज गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होते हैं। ये धूल और गैस से बने हुए होते हैं और जब ये पिंड वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में जो घर्षण होता है उससे ये चमकने लगते हैं और उनकी चमक जो हमको यहाँ से पृथ्वी से दिखाई देती है तो हम उन्हें टूटे तारे के रूप में जानते हैं। प्राय ये पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही जल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अर्धजलीय अवस्था में उस वायुमंडल को क्रॉस करके पृथ्वी पर आते हैं, तो यहाँ पर जो है ये चट्टानों के रूप में और बड़े बड़े पिंडों के रूप में नीचे गिरते हैं जिन्हें उल्कापिंड के नाम से जाना जाता है। 1991 की जनगणना के अनुसार 1981 से 90 के दशक में न्यूनतम वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे पाई गई थी? केरल में। ये ओल्ड क्वेश्चन है, हटाया नहीं है, मैंने डाल रखा है इसमें।
निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 1981 से लेकर के 91 तक उत्तर प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25 से 36% रही थी। तो इसको देखते हैं, इसमें दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी अरुणाचल प्रदेश। ये उस टाइम का आंसर, ठीक है, जो इसमें दे रखा है, ये जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर इसके बारे में बताया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला राज्य जो है वो बिहार है। इसका घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल का जनघनत्व जो है वो 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिस टाइम पर ये प्रश्न पूछा गया था उस टाइम पर बंगाल का जनघनत्व सबसे ज़्यादा था, वर्तमान में बिहार का ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनघनत्व है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो जो क्वेश्चन 1991 की जनगणना के आधार पर पूछे गए उनको मैंने 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो उस टाइम पर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, ये जो 4 राज्य थे भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के अवरोही क्रम में इनको देखा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जनघनत्व जो है चारों राज्यों का, ठीक है, इन चारों राज्यों का जो जनघनत्व है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का आपका 17 है, मिजोरम का 52 है और सिक्किम का आपका 86 है, नागालैंड का 119 है। और 1991 की जो जनगणना थी उसमें इनका घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 10 था, मिजोरम का 33 था, सिक्किम का 57 था, नागालैंड का 73 था। तो आपको डाटा याद रखना है 2011 वाला। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में जो राज्य दे रखे नीचे, इनका अवरोही क्रम आपको बताना है कि कौन से राज्य में कितनी पॉपुलेशन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भी ये क्रम सही है बिल्कुल, और 1991 की जनगणना के अनुसार भी यही क्रम था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है यूपी है, सेकंड नंबर पर बिहार आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो सरदार सरोवर योजना से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान चारों राज्यों को लाभ पहुंचता है। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? ये उस टाइम पर प्रस्तावित था, आज ये बन चुका है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा। ये कहाँ पर मिलता है? झांसी में मिलता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया आपका, ठीक है। और असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने वाला गलियारा जो है वो पूर्व पश्चिम गलियारा है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे का जो संगम होता है, मिलन होता है, यूपी के झांसी में होता है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत NH44 नेशनल हाईवे नंबर 44 और नेशनल हाईवे नंबर 27 आता है। उत्तर दक्षिण गलियारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH44 जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तक जो है ये जाता है जम्मू कश्मीर से, ठीक है। कुल लंबाई इसकी लगभग 3806 किलोमीटर है। पूर्वी पश्चिम गलियारा NH27 इसको कहते हैं। ये असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है, यहाँ तक जाता है। कुल लंबाई इसकी 3507 किलोमीटर है। निम्न में परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो तीनों स्टेट्स का जो संयुक्त परियोजना है वो तेलुगु गंगा परियोजना है। प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। कारण दे रखा है, ये नदियां भ्रंश हैं, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। तो दोनों ही जो कथन और कारण है सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अब यहाँ पर मैंने अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियों के बारे में आपको जानकारी दे दी, इनको आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहली है आपकी भादर नदी। ये भादर नदी जो है ये गुजरात के राजकोट से निकल करके अरब सागर में गिरती है। साबरमती नदी की बात करें तो ये उदयपुर राजस्थान के पास में अरावली पर्वतमाला है, वहाँ से निकलती है और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। माही नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और इसका जो प्रवाह है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम एवं जाखम, यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा की बात करते हैं, ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है।
नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, लगभग 87% हिस्सा जो है इसका एमपी में आता है। दूसरे स्थान पर आपका गुजरात है, 11.5% प्रवाह क्षेत्र गुजरात में है, और महाराष्ट्र में इसका प्रवाह क्षेत्र 1.5% है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। खंबात की खाड़ी में गिरने पर यह ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी नदी की बात करते हैं। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। तापी नदी के बेसिन के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक हिस्सा है इसका 79%, मध्य प्रदेश में 15% और गुजरात में 6%। तापी की मुख्य सहायक नदी है पूर्णा। तापी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अगली आती है मांडवी नदी। मांडवी नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत के भीमगाड़ झरने से निकल करके पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा राज्य से प्रवाहित होने बाद अरब सागर में गिर जाती है। ज्वारी नदी जो है ये गोवा राज्य में पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गोवा की सबसे लंबी नदी के रूप में ज्वारी नदी को जाना जाता है। शरावती नदी के बारे में बात करते हैं। ये नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत की अम्बु तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। जोग प्रपात जो है वो इसी नदी पर है, शरावती नदी पर। गंगावेली नदी, यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार नदी के बारे में बात करें तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इस नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। इसके बाद में आती है भरत पूजा नदी। ये अन्नामलाई से निकलती है और इसका जो अन्य नाम है वो पोन्नानी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है और इसका प्रवाह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में पाया जाता है। सुमेलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कोयम्बटूर किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। राउरकेला लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। कपूरथला में रेल के डब्बे बनाए जाते हैं। बरौनी जो है वो तेल शोधनशाला के लिए जाना जाता है। दक्षिणी ट्रैप की रेगुड़ मिट्टियां काली होती हैं और कारण दे रखा है उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो कथन ए सही है क्योंकि दक्षिणी ट्रैप की जो रेगड़ मिट्टियां हैं वो काले रंग की होती हैं। काली मिट्टी, लावा मिट्टी के नाम से इनको जाना जाता है, लेकिन इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता, तो कारण जो है इसका गलत है। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? तो ये धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में है। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक पाया जाता है? तो जबलपुर है इन चारों ऑप्शंस में से। जबलपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है। अक्षांश इसका देखेंगे तो 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई है। ग्लोब पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है और यह घटना जून क्रांति के समय होती है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समकक्ष अत्यधिक झुक जाता है। इस रेखा की स्थिति जो है वो स्थायी नहीं है, वरन इनमें समय के अनुसार कभी कभी परिवर्तन होते रहते हैं। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के ठीक ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध में, वह दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है और इस स्थिति को कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि भारत में जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और वो 8 राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।